नमस्कार। शुभ सृजन नेटवर्क पर आप सबका स्वागत है। अब की बार पुस्तक चर्चा के साथ। और आज मेरे हाथ में जो किताब है इसको मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। इस पर फिल्म भी बनी है आम्रपाली के नाम से। और ये किताब ऐसी है कि आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे वो उतनी बार आपको झकझोर कर रख देती है। मैं बात कर रही हूँ वैशाली की नगरवधू की। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जिस किताब को लेकर वो ये लिखते हैं कि इतना मूल्य चुकाकर निरंतर 40 वर्षों की अर्जित अपनी संपूर्ण साहित्य संपदा को मैं आज प्रसन्नता से रद्द करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आज मैं अपनी यह पहली कृति विनयांजलि सहित आपकी भेंट कर रहा हूँ। आप सोचिए ये कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक होगी लेखक के लिए, जो कि हिंदी साहित्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में इसकी गणना की जाती है। भारतीय जीवन का एक जीता जागता आपको चित्र यहाँ पे मिल जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जब गौतम बुद्ध थे, कहानी निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, लेकिन स्त्रियों की क्या स्थिति थी वहाँ पे और किस तरह से लोग देखते थे उनको एकदम वस्तुओं की तरह। और कोई भी जाति हो या कुछ भी हो, कितना अहंकार था, ये सब आप जब इस किताब को पढ़ते हैं तो ये पता चल जाता है कि देश काल चाहे कुछ भी हो, लेकिन बात स्त्रियों की हो तो वही जो कुंठा है वही सामने आती है। एक पात्र के माध्यम से उपन्यासकार कहते हैं इसी उपन्यास में, यह आर्यों की पुरानी नीचता है। सभी धूर्त कामुक आर्य अपनी काम वासना पूर्ति के लिए इतर जातियों की स्त्रियों के रेवड़ों को घर में भर रखते हैं। लालच लोभ देकर कुमारियों को खरीद लेना, छल बल से उन्हें वश कर लेना, रोती कलपती कन्याओं का बलात्कार करना, मूर्छिता मद बेहोशों का कौमार्य भंग करना, यह सब धूर्त आर्यों ने विवाहों में सम्मिलित कर लिया। फिर बिना ही विवाह के दासी रखने में भी बाधा नहीं। अद्भुत है ना। आप इस किताब को जब पढ़ते हैं और ख़ास तौर से जब आम्रपाली के चरित्र को देखते हैं तो अचानक आपको पता चलता है कि स्त्री संघर्ष कहाँ से जन्म लेता है। तो आज इसी किताब के बारे में हम आपसे बात करेंगे और कुछ एक अंश जो मैं पढ़ रही हूँ कि पढ़कर आपको जो मैं सुनाती हूँ, मैं उसी झकझोर देने वाली पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ जहाँ पे आम्रपाली कहती हैं, जहाँ पे उनको बताया जाता है कि उनको नगर वधू बनना है, ये सूचना उनको मिलती है। जब वो कहती हैं कि ये धिक्कृत कानून है और लोग कहते हैं, वहाँ की जो सभा कहती है कि वो अपने शब्द वापस ले, तो आम्रपाली कहती हैं सहज शांत स्वर में, मैं सहस्त्र बार इस शब्द को दोहराती हूँ। बज्जी संघ का यह धिक्कृत कानून वैशाली जनपद के यशस्वी गणतंत्र का कलंक है। भंते, मेरा अपराध केवल यही है कि विधाता ने मुझे यह अथाह रूप दिया।
इसी अपराध के लिए आज मैं अपने जीवन के गौरव को लांछना और अपमान के पंख में डुबो देने को विवश की जा रही हूँ। इसी से मुझे स्त्रीत्व के उन सब अधिकारों से वंचित किया जा रहा है कि जिन पर प्रत्येक कुलवधू का अधिकार है। अब मैं अपनी रुचि और पसंद से किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकती, उसे अपनी देह और अपना हृदय अर्पण नहीं कर सकती। अपना स्नेह से भरा हृदय और रूप से लथपथ यह अधम देह लेकर अब मैं विशाली की हाट में ऊंचे नीचे दाम में इसे बेचने बैठूंगी। आप जिस कानून के बल पर मुझे ऐसा करने को विवश कर रहे हैं वह एक बार नहीं लाख बार धिक्कृत होने योग्य है। और ये पंक्तियां आपको परेशान कर देती हैं। ये तो एक आम्रपाली की बात है। कितनी ही स्त्रियों के साथ ऐसे अन्याय होते रहे हैं। और जब आप अगले पेज पे जब आगे बढ़ते हैं आप उपन्यास में, तो एक विचित्र सी जो संवेदना है आपके सामने उपस्थित हो जाती है। जब आम्रपाली कहती है कि वो तैयार है कि उसका वध किया जाए, तो बहुत से जो तरुण सामंत पुत्र हैं शस्त्र चमका चमका कर और हवा में भाले उछाल उछाल कर अपने अश्व दौड़ाने लगते हैं। उसका वध अधिक नहीं कर सकते, हम उसके दिव्य देह का उपयोग चाहते हैं। हम उसकी शरद चंद्र की चांदनी के समान रूप सुधा का पान किया चाहते हैं। उसके अनिंद्य यौवन का आनंद लिया चाहते हैं। वह हमारी है, हम सबकी है। वह वैशाली का प्राण, वैशाली की शोभा, वैशाली के जीवन की केंद्र स्थली है। वह वैशाली की नगर वधू है। लज्जा नहीं आती? आप सोचिए, जो स्त्री का जो सौंदर्य है और पुरुष की जो वासना है, उसने कैसे व्यक्तित्वों के साथ खिलवाड़ किया है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई आम्रपाली प्रतिशोध की मूर्ति नहीं बनती है तो वो क्या करेगी? आम्रपाली में शक्ति थी, उन्होंने ये किया, लेकिन बाकी सारी जो स्त्रियां थीं जो बहुत कमजोर थीं, वो क्या कर सकती हैं? एक बड़ी विकट स्थिति है कि एक चारित्रिक पतन आपको दिखता है, और यही कारण है कि भारत का पतन भी होता है। ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध सामने आते हैं। जैसा कि मैंने आपको वो जो पंक्तियां पढ़कर बताई कि जो शूद्र था वो उच्च वर्ण की स्त्रियों को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु ब्राह्मण कर सकता था। और ये पुस्तक एक दस्तावेज है उस समय के दौरान होने वाले राज संघर्षों का, किस तरह षड्यंत्र चलते थे, किस तरह जो दमित हैं उनको और दबाने के लिए यह विद्रोह ही था जो बाद में आगे चलकर वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सामने लाता है। श्रेष्ठता का अतिरेक और श्रेष्ठता बोध का जो अहंकार है वो आपको कहीं का नहीं रहने देगा। और इसमें आपको कुछ वैदिक ऋषियों के नाम भी सुनने को मिलते हैं, जैसे वशिष्ठ, गौतम, कात्यायन। इस तरह के नाम आपको जो सामने आते हैं। 201 नंबर पृष्ठ है, उसमें कुछ एक पंक्तियां हैं। जब वो कुछ नियम बनाते हैं और विधवा वो बताते हैं कि मैं गौतम ऋषि
का उल्लेख है यहाँ पे कि मैं ये मर्यादा स्थापित करता हूँ कि जिस विधवा स्त्री को संतान की इच्छा हो वह गुरुजनों की आज्ञा लेकर देवर से ऋतुगमन कर ले। देवर का भाव हो तो सपिंड सगोत्र समान प्रवर या स्वर्ण पुरुष से कर ले। वह 2 से अधिक संतान न उत्पन्न करे, संतान उसकी है जो उत्पन्न करे। यदि पति जीवित हो तो संतान दोनों की है। अद्भुत है। महाभारत से लेकर उसके बाद भी स्त्रियां सिर्फ संतान उत्पन्न करने की मशीन रही हैं और आज भी परिस्थिति कुछ बदली नहीं है। तो ये जो राज संघर्ष है, आपको वैशाली की नगर वधू जब आप पढ़ते हैं तो ये सिर्फ अम्रपाली की कहानी नहीं है। ये उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों और जो पतन है उसकी कहानी कहती। आपको पता चलता है कि भारत आगे चलकर जिन परिस्थितियों में आता है उसका कारण क्या है। जिस तरह से स्त्रियों को हाट में रखकर दासियों को खरीदा बेचा जाता है, उनके खरीदने वाला उनके पूरे शरीर को टटोल कर देखता है और उसके बाद वो खरीदता है, ये कितना अपमानजनक होता है। क्योंकि वो उस समय की जो प्रथा थी, और ऐसा नहीं है कि वो स्त्रियों के साथ है, वो पुरुषों के साथ भी वही स्थिति है। ये उस संग्राम का जो चल रहा था उसका एक दस्तावेज है और यह प्रतिशोध ही है जो इतिहास को पूरी तरह बदल देता है। 2 जगहें हैं इस उपन्यास में जिसका बुनियादी महत्व है। एक है वैशाली, दूसरा मगध। मगध आर्य जाति का प्रतीक है, साम्राज्यवादी है निश्चित रूप से, उसमें राजतंत्र है, राजा की इच्छा वहाँ कानून है और प्राय अधिकारों की बात वहाँ पे की जाती है। और दूसरी तरफ वैशाली है जो मिश्रित जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। गणतंत्र है, वैशाली को विश्व का पहला गणतंत्र माना गया है। चुनी हुई राज्य परिषद है, कर्तव्यों की बात की जाती है। तो यहाँ पर आपको एक साम्राज्यवाद और गणतंत्र की जो स्थापना है, इन दोनों के बीच एक टकराव देखने को मिलता है। और अंत में इन सब के बीच आम्रपाली के कारण जो राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, सुधरती हैं, फिर उपन्यास एक ऐसी स्थिति पे जाता है जहाँ पे अंत में हम सब जानते हैं कि वो युद्ध होता है और अंत में जो आम्रपाली है वो गौतम बुद्ध की शरण में जाती हैं। तो एक लंबा जीवन आम्रपाली जीती हैं, बाद में वो गौतम बुद्ध के साथ आ जाती हैं। यानी जिस महिला ने वो अन्याय देखा, फिर प्रतिशोध में पूरा साम्राज्य जिसकी भावना को लेकर उसके अधीन आ जाता है, उसके सौंदर्य के कारण वो जिस तरह से सबको नचाती है, जिस तरह के टकराव होते हैं। और आम्रपाली कोई ऐसा नहीं कि कोई पहली महिला है या पहला कोई चरित्र है जिनके कारण इस तरह की परिस्थिति आती है। भारत का इतिहास देखिए तो ऐसी बहुत सी नारियां हैं जिनके कारण एक नारी को केंद्र बनाकर लोग अपने आकांक्षाओं को हवा देते हैं। स्त्री तो सिर्फ बहाना है। मैं
आपको कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाती हूँ। किस तरह से दासों का जो क्रय विक्रय वहां पे होता है। दास विक्रेता ने कहा, रोती क्यों है? क्या चाबुक खाएगी? तुमने मुझे यहाँ किस लिए बैठाया है? यह तो प्रकट है बेचने के लिए, देखा नहीं? 20 निष्क सोने देकर मैंने तुझे और तेरे छोकरे को खरीदा है। कहाँ? मुझे तो मेरे मालिक ने यह कहा था कि वैशाली में तेरा आदमी है, वही यह भला मानस तुझे ले जाएगा। व्यापारी ने हंसकर कहा, ऐसा न कहता तो तू वही रो धो कर एक टंटा खड़ा कर देती, पर अब रोकर अपना चेहरा ना खराब कर, नहीं तो ग्राहक अच्छे दाम नहीं लगाएगा। स्त्री ने निराश दृष्टि से उसकी ओर ताकते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे बेचोगे? नहीं तो क्या बैठा कर खिलाऊंगा? यहां तो इधर लिया उधर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों के साथ है, आगे बढ़िए, यहाँ पे पुरुषों के साथ भी है यही स्थिति। अरे इस छोकरे को सस्ते दामों में दे तो मैं ही ले लूं। सस्ते की खूब कही, छोकरा कितना तैयार है, खरे दाम चोखा माल। पर इतना तो है, काम लायक बड़ा होने तक खिलाना पिलाना होगा। जानते हो मैं 10 कारसापन दे सकता हूँ। क्या 10? अभी नहीं, और 6 महीने बाद 50 में मिलेगा। यानी मनुष्य नहीं, सब्जी खरीद रहे हैं। आगे इस पृष्ठ के आगे हम लोग जाते हैं। मतलब अद्भुत एक मार्मिक चित्रण करते हैं चतुरसेन शास्त्री। एक बूढ़े ब्राह्मण ने आकर कहा, एक दासी मुझे चाहिए। देखिए इतनी दासियां हैं, यवनी चाहिए या दास? दास। तब यह देखिए। उसने एक तरुणी की ओर संकेत किया, वह चुपचाप अधोमुखी बैठी रही। व्यापारी ने कहा, 4 भाषा बोल सकती है आर्य, रसोई बनाना और चरण सेवा भी जानती है, अभी युवती है। यह कहकर उसने उसे खड़ा किया। युवती सकुचाती हुई उठ खड़ी हुई। ब्राह्मण ने साथ के दास से कहा, देख का दांत देख, सब ठीक ठाक है? ब्राह्मण के कृत दास ने मुंह में उंगली डालकर दांत देखे और निशंक वक्ष स्थल में हाथ डालकर वक्ष टटोला, कमर और शरीर को जगह जगह से टटोल कर दबा कर देखा और फिर हंसकर कहा, काम लायक है मालिक, सब मजबूत है। ये जब मैं पढ़ रही थी, मैंने इस उपन्यास को बहुत बार पढ़ा है। आपकी आंखें भर आती हैं कि इस प्राचीन भारत में जिसके हम लोग हमेशा बात करते हैं, वहां इस तरह की परिस्थिति आपके सामने आती है। उपन्यास निश्चित रूप से बहुत मोटा है, बहुत बड़ा उपन्यास है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा है, परंतु आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए अगर आप भारत को समझना चाहते हैं। मेरी किताब तो कवर के साथ है, पर इसका कवर भी आप देखेंगे। इस किताब को पढ़िए क्योंकि आपको भारत को समझना है, और अगर आप पुरानी परंपराओं के अंधभक्त हैं और आधुनिक भारत में अपनी एक संतुलित दृष्टि चाहते हैं, तो जब तक हम इन कुरीतियों को नहीं देखेंगे, हम लोग अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो दिन के साथ रात का अपना महत्व इसलिए है क्योंकि जब हम रात को देखते हैं तो हमें दिन का महत्व समझ में आता है। जब इस अंधेरे को देखते हैं आप, तब आपको पता चलता है कि आधुनिक भारत में जन्म लेकर हम जो बढ़ रहे हैं, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है, लेकिन फिर भी इस दृष्टि से तो फिर भी स्त्रियों के लिए जीवन
बहुत नहीं तो थोड़ा सही आसान तो हुआ है। अगली बार एक नई किताब के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप क्या पढ़ रहे हैं, और आपके पास अगर ऐसी कोई किताब है तो हमें ज़रूर बताइए। आप समीक्षा भी पढ़ के भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किताबों के बारे में हम यहाँ पे बातचीत करें तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, हम उस पर बात अवश्य करेंगे, हमारे जो नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।